हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास का पार्ट 1, जिसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली हमारे बुक में जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो संसाधन 2 टाइप के होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट, संसाधन क्या है? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी या प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता हो, हमारी यानी कि मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं, अथवा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी, उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। बहुत सारी डेफिनेशन है, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, बट मैंने जो आपको बताई वो एनसीईआरटी है। और आई होप साथ में आप लोग सब नोट्स भी बनाते चलो, सो दैट लास्ट मोमेंट पे इजी हो काफ़ी। तो संसाधन जो भी हम चीज़ों को, जो भी वस्तुओं को प्रयोग करते हैं हमारे किसको, हमारी जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वो क्या है? संसाधन है। अब संसाधन कितने टाइप के होते हैं? तो संसाधन पहले जो हमारे में फिगर 1 दे दिया है वो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। प्राकृतिक, और सेकंड होता है मानवीय। मानवीय में क्या क्या होंगी? जो मानव द्वारा बाद में बनाई गई हैं संसाधन। तो इसमें आता है संरचनाएं एवं संस्थाएं। संस्थाएं जैसे कि आज जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, हमारे लिए बहुत सारे संस्थाएं बनती हैं जिन कामों के लिए, वो सब मानवीय के अंदर आते हैं। और दूसरा होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम प्राकृतिक चीज़ों को, जब उसका सर्वेक्षण पहले करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संसाधन को यूज़ करने से पहले सबसे पहले उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता का सर्वेक्षण किया जाता है, तब हम प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करते हैं। तो प्राकृतिक में भी 2 टाइप, पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो इससे तो सीधे हमें समझ में आ रहा है नवीकरणीय यानी कि जिसे जो एक टाइम के बाद फिर से अपने आप को नया बना ले। तो इसके भी 2 पार्ट हैं। एक है सतत, जिसे हम प्रवाह भी बोलते हैं, और एक है जैव। जैव यानी कि जीवन। जीवन कभी कह सकते हैं एक ऐसे तो ख़त्म होने के चांसेस हैं, बट जब तक जीवन है तब तक वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि एक एनिमल, तो उसकी जनरेशन्स बढ़ती जाती हैं, तो वो सब नवीकरणीय में आता है। अब सतत के एग्जाम्पल क्या है? तो पवन हो गया, पवन कभी ख़त्म नहीं होगी। जल भी कभी, ऐसे पीने के जल या फिर शुद्ध जल की कमी हो सकती है, लेकिन जल कभी पृथ्वी से नहीं ख़त्म हो सकता। अनवीकरणीय में क्या होता है? तो एक होता है पुनः चक्रीय, एक होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय के एग्जाम्पल में क्या आता है? तो आता है धातु, और इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? जीवाश्म ईंधन। अचक्रीय भी कह सकते हैं, तो एक टाइम के बाद खुद को फिर से हो जाएंगे, लेकिन इसको अचक्रीय को बनने में लगभग लाखों या अरबों साल लग जाएंगे। और पुनः चक्रीय एक टाइम के बाद, इससे भी टाइम लगता है, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना अचक्रीय को लगता है। तो ये जो संसाधनों का वर्गीकरण था ये मैंने ऐसे समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे आधार पर, यानी कि जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर पर। तो वो सब अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर मतलब, तो उत्पत्ति यानी कि जीवन है जिसमें या नहीं है, तो जैव या अजैव संसाधन। जैव में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो
मनुष्य जिसमें जीवन है, मनुष्य है, जानवर है। अजैव यानी कि धातु हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए। इसके भी वही सेम एग्जाम्पल है, बस उसमें आधार दूसरा होगा और इसमें उत्पत्ति के आधार पर है। धातु है, जीवाश्म है, चट्टानें हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब जो सेकंड आता है वो आता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर यानी कि जो एक टाइम के बाद समाप्त होंगे या नहीं। अभी हमने देखा नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैसे बोलते हैं नवीकरण योग्य संसाधन या अनवीकरणीय, अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरणीय भी अभी हमने देखा एग्जाम्पल क्या थे इसके। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि पवन, जल, वन, वन्य जीवन। और इसे भी हम अभी हमने तुरंत देखा है कि इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला सतत या जिसे हम प्रवाह बोलते हैं, और दूसरा होता है असतत। सतत या प्रवाह, सतत जो टाइम टू टाइम बिल्कुल होता रहे, नवीकरणीय में चेंज होता रहे। और दूसरा असतत यानी कि क्या होगा, जैसे कि ये तो सतत में आ गया पवन ऊर्जा, और ये आ गया सतत में हमारा वन्य जीव, वन। अब अनवीकरणीय, तो अभी नवीकरणीय में हमने क्या देखा, खनिज हो गया एग्जाम्पल इसका। अनवीकरणीय यानी कि जो चेंज ना हो सके अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, चक्रीय और एक पार्ट होता है इसका पुनः चक्रीय, और एक होता है जो बार बार जिसका चक्र रिपीट ना हो। तो इसके एग्जांपल भी हमने देख लिए, जीवाश्म ईंधन है, खनिज हैं। अब थर्ड जो आता है वो आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। ये थोड़ा सा इसके ज़्यादा पार्ट हैं और अभी तक हमने इसे नहीं देखा है, तो इससे हम अलग से देख लेते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर, जैसे कि स्वामित्व से पहले हम क्या समझते हैं, तो ओनरशिप, इंग्लिश में हम बोलते हैं ओनरशिप। स्वामित्व यानी कि इसका ओनर कौन है उसके आधार पर। तो सबसे पहले इसमें आता है व्यक्तिगत संसाधन। अभी मैं सब में डिफरेंस भी बताने वाली हूँ इसलिए। दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन। तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। ये सब लर्न होना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में काफ़ी आते हैं, तो इसे ज़रूर याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में क्या आएगा, तो किसी व्यक्ति यानी कि कह सकते हैं पर्सनल चीज़ें, जैसे कि स्कूटी हो गई, कार हो गई, भूखंड हो गया, यानी कि जो आज के टाइम में ज़मीनें होती हैं छोटे खंड में, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, व्यक्तिगत में। पर्सनल चीज़ें व्यक्तिगत से तो समझ में आ ही रहा है डायरेक्ट हमें। भूखंड हो गया, बहुत सारे चीज़ें और भी होती हैं, कार हो गई, स्कूटी हो गई, और भी बहुत सारे पर्सनल संसाधन जो हम, जैसे कि आज के टाइम में तो हमारा मोबाइल भी हो गया पर्सनल संसाधन, क्योंकि उसे हम व्यक्तिगत रूप से यूज़ करते हैं, या फिर हमारी केवल फैमिली यूज़ कर सकती है। सामुदायिक क्या है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कम्युनिटी। तो जैसे गांव में कुछ कुएं होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरे एक समुदाय द्वारा बनाए गए होते हैं, और वो पूरे समुदाय को यूज़ करने की आज्ञा होती है। व्यक्तिगत कुएं भी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुएं के लिए क्या है कि वो केवल एक इंसान या एक केवल फैमिली यूज़ करती है। इसमें क्या होता है कि समुदाय, पूरा एक समुदाय मिलकर उस कुएं का निर्माण कराता है। सब लोग कुछ ना कुछ रुपए इकट्ठा करके और तब कुआं बनता है, और उससे पूरा समुदाय लाभ उठाता है। कुआं हो गया, चारण भूमि हो गई जहाँ पे पशु चराई करते हैं, फिर उसके बाद खेल के मैदान हो गए,
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तालाब, शमशान मैदान, शमशान भूमि, ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब राष्ट्रीय, तो राष्ट्र के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, अब राष्ट्र में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि वो राष्ट्र की, कह सकते हैं राष्ट्र का जो, राष्ट्र इन सब चीज़ों का ओनर नहीं है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या चीज़ें आनी जाएंगी, जो कह सकते हैं जो सरकारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सड़कें हैं, नहरें हैं, बहुत सारे रेलवे लाइंस होती हैं, वो सब राष्ट्रीय में आएंगी। बहुत सारे लेक्स होते हैं, झीलें, वो क्या है, वो सरकार के अंतर्गत आती हैं राष्ट्रीय संसाधन में। अब एक चीज़ होता है कि 12 समुद्री मील, इसमें एक ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 22.2 किलोमीटर, ये क्या है, ये जो कह सकते हैं ये हमारा महासागर यहाँ पे जो है, तो 12 नॉटिकल मील तक, हर एक देश के बाहर इतनी दूरी तक वो देश की ज़मीन मानी जाती है। तो ये क्या है, ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन में आता है 12 समुद्री मील, या इसे बोलते हैं नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत ये जो आएगी वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। ये ज़मीन भी हो सकती है, या फिर यहाँ तो महासागर में ही होता है मेन, क्योंकि ज़मीनें तो कोई देश के बाहर, वो दूसरा देश है तो उसकी हो जाएगी, तो ये महासागर में होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय में क्या आता है, तो जैसे कि कुछ संस्थाएं होती हैं, कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं, तो हम नॉर्मल देखें तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चल रहा है, तो बीच में कुछ संस्थाएं यूक्रेन पर कुछ और कुछ रूस पर क्या कर रही हैं, कुछ बॉन्ड लगा दे रही हैं, या फिर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि सन हो गया, वो किसी एक पर्सन द्वारा या किसी समुदाय या किसी राष्ट्र द्वारा नहीं यूज़ किया जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय में आता है सन हमारा। सन के बाद आ सकता है हमारा, कह सकते हैं जो भी अर्थ पे कोई चीज़ होगी, पूरे अर्थ की जो चीज़ होगी वो अंतर्राष्ट्रीय होगी। जैसे कि मून तो बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो मून पे भी सब चीज़ें होने लगी हैं, अब तो भी भूखंड उसके भी बिकने लगे हैं, लेकिन ये सब अंतर्राष्ट्रीय में आ जाए। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में, इसे बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ये यहाँ तक महासागर था, इसके आगे कोई देश नहीं है, बहुत दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो आई होप स्वामित्व के आधार पर सब समझ में आ गया हो। अब हम एक बार फिर से रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल। सामुदायिक, जो समुदाय द्वारा बनाई जाए और समुदाय द्वारा ही यूज़ किया जाए। राष्ट्रीय संसाधन में क्या आते हैं, जैसे कि सड़कें हो गई, नहरें हो गई, जो राष्ट्र के अंतर्गत आता है। 12 समुद्री मील का ये जो 22.2 किलोमीटर जो इसकी दूरी है, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज MCQ में ये आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय में जो किसी एक राष्ट्र द्वारा, समुदाय द्वारा चीज़ें ना यूज़ करके पूरा कह सकते हैं अर्थ पे जो भी देश हैं सब यूज़ कर सकें, अर्थ पे जितने लोग हैं वो यूज़ कर सकें। सन है इसका एग्जांपल। कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे कि एक और होती है संस्था जो मेडिकल के लिए होती है। जब कोरोना में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इसी ने सबकी हेल्प की थी, तो वो सारी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विकास के स्तर पर। ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, इसके भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें कुछ चारों पार्ट जो हैं वो लगभग अपने में कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो विकास यानी कि संसाधनों का विकास कैसे कैसे, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा है वो है संभावी संसाधन। भी मैं समझाऊंगी भी। संभावी के बाद आता है विकसित। विकसित से तो थोड़ा बहुत हमें समझ में भी आ रहा है वर्ड से। भंडार। और फोर्थ हमारा आता है संचित कोष। तो संभावी संसाधन ये वे संसाधन हैं जो किसी राज्य के अंतर्गत विद्यमान हैं, परंतु इनका उपयोग अभी जिस लेवल पे करना चाहिए उस लेवल पे अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इनकी ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हम पवन ऊर्जा द्वारा राजस्थान गुजरात में लाइट बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अभी हमारे पास कोयला काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कहते हैं। तो कोयला से हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है बिजली बनाना, या फिर अब हम कुछ और तरीके भी ले आए, तो पवन ऊर्जा काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है उस अकॉर्डिंग, तो इसलिए अभी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है संभावित संसाधन। विकसित यानी कि जो पूर्ण रूप से जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनकी मात्रा गुणवत्ता सब हम पता कर चुके हैं और जिनका अब हम यूज़ भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम अभी यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और इनकी हमें मात्रा पता है, गुणवत्ता पता है कि ये कैसे हैं, और इनके लिए, इनके विकास के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। कुछ चीज़ें प्रौद्योगिकी पे भी होती हैं कि इसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध ना हो तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ें आती हैं भंडारण में। भंडारण में क्या है? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, परंतु उनके लिए भी हमारे पास प्रौद्योगिकी ही नहीं उपलब्ध है। अब प्रौद्योगिकी नहीं उपलब्ध है तो नॉर्मल सी बात है, हम इसको कह सकते हैं अभी हम फ्यूचर के संसाधन में ले रहे हैं कि हम इसका यूज़ फ्यूचर में करेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है? तो जल को हम केमिस्ट्री में हम जानते ही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है कि हम इसको बिल्कुल अलग करके और अलग अलग इसका यूज़ कर पाएँ। तो ये हम फ्यूचर में करेंगे। अभी ऐसे संसाधन तो इसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसका अभी हम यूज़ बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है संचित कोष। संचित कोष एक भंडारण का ही पार्ट है, लेकिन इसमें भंडारण और संचित कोष में क्या अंतर है, ये डिफरेंस भी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो भंडारण और संचित कोष में मेन अंतर ये है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इसकी प्रौद्योगिकी क्या है, हमारे पास उपलब्ध है, परंतु अभी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीज़ें, बिकॉज फ्यूचर में हो सकता है हमारे पास कोयला ना हो, तो कोयला जब नहीं होगा तो हम लाइट किससे? एक तो ये पवन ऊर्जा है, बट यही इन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, अभी ये एक्सपेंसिव भी हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इन चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, जिनको हमने संचित कोष संसाधन में रख दिया है। एग्जाम्पल, नदियों के जल, डैम्स। कुछ डैम्स के पानी अब भी यूज़ नहीं किए जा रहे हैं बिकॉज उसे हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया है। इन सब का थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो इन नदियों का भी जल यूज़ कर लेते हैं, बट बहुत कम, क्योंकि इसे हम कुछ डैम्स, इनका भी पानी जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो उसके लिए या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने छोड़ दिया है। तो भंडार और संचित कोष में क्या अंतर है? इसके लिए प्रौद्योगिकी है, इसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है अभी। संभावी अभी ये कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है, ये पूरे देश में नहीं उपलब्ध है। जैसे कि पवन ऊर्जा हम केवल गुजरात और राजस्थान में यूज़ कर सकते हैं इसका, और कुछ चीज़ें जिनको केवल हम राज्य के एक कोई रीजन में ही यूज़ कर सकते हैं, और वो उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसलिए जो हमारे राष्ट्र में सरकार होती है वो इस पर थोड़ा सा कम फोकस करिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोयला है, अभी हमारे पास और भी सारी चीज़ें जिससे हम इलेक्ट्रिक का निर्माण कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे अभी इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है विकसित, जिसका हम यूज़ भी कर रहे हैं अच्छे से, सर्वेक्षण भी हो चुका है। इसको हम कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं कोयला भी आ सकता है, पेट्रोल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हमें पता है ये कब तक ख़त्म हो सकता है, इसके लिए हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, हम अपने अच्छे से इसका यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा। भंडार के लिए हमारे पास कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, हम इन फ्यूचर मानते हैं कि कोई ऐसा साइंटिस्ट भी होगा जो ये सारे काम करेगा और तब इसका यूज़ किया जाएगा। संचित कोष इसके लिए प्रौद्योगिकी है, लेकिन हम इस चीज़ों को फ्यूचर जनरेशन या फिर अपने इमरजेंसी के टाइम के लिए रखते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि घर की सेविंग्स होती है, कुछ इमरजेंसी के लिए रखी जाती है, वैसे सेम ये।
तो यहाँ पे मैंने पूरा संसाधनों के प्रकार ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले विकास। तो अगर आपको पढ़ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस कर देना, सो दैट आपको पता चल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप ये अच्छी लगी हो वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।